वेलकम बैक टू टॉप कॉमर्स क्लासेस। मेरी राइटिंग पे मत जाना, अच्छी है। ठीक है, तो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे लाइसेंसिंग, उसके आगे की स्टार्ट करते हैं। लाइसेंसिंग एक सेकंड। हाँ, लाइसेंसिंग से स्टार्ट करना है। ये सब मैं हटा देती हूँ जरा, इसको हटा दो। लाइसेंसिंग से वी विल कंटिन्यू। तो लाइसेंसिंग का क्या मतलब होता है? तो इट इज अ फर्म। लाइसेंसिंग मतलब क्या होता है? लाइसेंस लाइसेंस मिलना मतलब परमिशन मिलना। पहली बात तो किसी भी चीज को करने के लिए, ट्रेड को करने के लिए परमिशन मिली। तो आपको पता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में परमिशन की जरूरत पड़ती है। तो इट इज वन अ फर्म कॉल्ड लाइसेंसर लीजेस द राइट टू यूज इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, वर्क मेथड्स हो गया, पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट हो गया, टू दी लाइसेंसी, जिसकी वो फीस। एक होता है लाइसेंसर, ढंग से इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं, मतलब सिंपल वे में। एक होता है लाइसेंसी। लाइसेंसी बेसिकली लाइसेंस मांग रहा है इससे कि आप मुझे अपना, या तो आप अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दे दीजिए, या फिर कोई वर्क मेथड जो आप यूज करते हैं वो मैं यूज कर लूं क्या? पेटेंट्स, कॉपीराइट, ये सब ब्रांड नेम मैं यूज कर लूं क्या? अब मैं यूज कर लूं क्या ये पूछ रहा है इससे, तो इसके बदले में ये क्या देगा इसको? ये देगा कोई फीस जो डिसाइड करेगा लाइसेंसर। अब लाइसेंसिंग की फीस होती है, ये ईयरली होती है मोस्टली। एक साल में आप मुझे 10 लाख रुपए दे देना या 5 लाख, डिपेंडिंग ऑन द वो लाइसेंसर क्या क्या इसको ऑफर कर रहा है। ठीक है, क्या इसको दे रहा है लाइसेंसी को, तो ये उसके बदले में उसे फीस दे देगा। तो इसको बोलते हैं परमिशन मांग के उसके चीजों को या उसके कॉपीराइट्स को यूज करना। ठीक है, एडवांटेज क्या होता है लाइसेंसिंग के, समझ में आ गया होगा आपको। लो फाइनेंस की फाइनेंशियल रिस्क लो होती है। क्यों लो होती है? क्योंकि ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। इसका जो जो ये लाइसेंसर है, इसका जो वर्क मेथड है, ये ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड होंगे, इसके पेटेंट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड होंगे, ये फेमस ब्रांड नेम होंगे, तो इसको ज्यादा रिस्क नहीं होगी। ठीक है, इसका बिजनेस चलेगा लाइसेंसी का। इट हैज लो कॉस्ट का, इसको कह सकते हैं इसकी लो कॉस्ट ही हो रहती है हमेशा। वे टू एक्सेस मार्केट, मार्केट में एंटर करने का ये अच्छा तरीका है। टैरिफ अवॉइड करता है, ये एनबीटी एनटीबी के रिस्ट्रिक्शन वगैरह ये सब क्या बोलते हैं ना, अवॉइड करता है। नॉलेज ऑफ लोकल मार्केट इसमें रहती है ऑलरेडी, ये इसके एडवांटेज होते हैं। कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। मार्केट अपॉर्चुनिटीज कम होगी, क्योंकि जितना उसका पेटेंट का एरिया है या वो है, उतना ही कवर कर पाएगा। लाइसेंसी पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी परमिशन दे रहा है यूज करने की। पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है लाइसेंसी के साथ कई बार। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ फ्यूचर कंपटीशन भी हो सकता है लाइसेंसी ने और अपनी कुछ नॉलेज उसमें ऐड करी हो, तो लाइसेंसर को उससे दिक्कत हो गई हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करने का हो सकता है चीज। फ्रेंचाइजिंग ऑन दी अदर हैंड क्या होता है? द इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो फ्रेंचाइजी होती है। जैसे मैंने आपको एक पिछली क्लास में एग्जांपल दिया था मैकडी का, डोमिनोज का। ये क्या है? डोमिनोज, स्पेलिंग में मत जाना। ठीक है, तो डोमिनोज का, तो इसमें ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट बिजनेस है। इंडिपेंडेंट मतलब जो ब्रांड नेम है वो यही है, मैकडी है, और डोमिनोज है, ये बड़े ब्रांड नेम्स है। लेकिन मैं अपना बिजनेस जो है वो इंडिपेंडेंटली चला रही हूँ, अपनी फ्रेंचाइजी ऑपरेट कर रही हूँ अंडर वन नेम, अनदर कंपनी का नाम। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ लाइसेंसिंग जहाँ पे एक फ्रेंचाइजर होता है, मोर कंट्रोल, फ्रेंचाइजर्स के पास मोर कंट्रोल होता है फ्रेंचाइजी चलाने का, मतलब बिजनेस चलाने का। ठीक है, जैसे अमूल का वो खोल दिया, अमूल डेयरी ओपन कर दी, ठीक है, वो भी फ्रेंचाइजिंग में आता है। जो भी बड़ा ब्रांड है उसका अपने शोरूम या शॉप या कुछ भी ओपन किया, तो फ्रेंचाइजिंग में आएगा। इसमें क्या है, फाइनेंशियल रिस्क इसमें भी कम होती है, मार्केट पोटेंशियल सॉरी मार्केट जो कॉस्ट है वो कम होती है, और टैरिफ भी अवॉइड कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? लिमिटेड मार्केट प्रॉफिट, जैसे आप जो भी कमाओगे वो कंपनी को देना पड़ेगा, आपको कमीशन मिलता है इस पे जैसे भी डिसाइड हुआ होगा कि आप प्रॉफिट लोगे, प्रॉफिट में से इतना परसेंटेज लोगे, डिपेंड ऑन द फ्रेंचाइजी, डिपेंड्स ऑन दैट कंपनी जिसकी आपने फ्रेंचाइजी ली है। ठीक है, टोटली डिपेंड्स ऑन दैट कंपनी और ब्रांड। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं टॉपिक थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो इसमें कुछ फेमस थ्योरीज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड। पहली है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। एडम स्मिथ ने क्रिटिसाइज किया था थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म बाय सेइंग दैट वेल्थ ऑफ नेशन डज नॉट लाई इन बिल्डिंग ह्यूज स्टॉक और पाइल्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। इनका ये कहना था कि किसी भी देश की वेल्थ ऐसे नहीं बढ़ती कि बहुत सारा गोल्ड सिल्वर उसके ट्रेजर में रख दो। रियल वेल्थ क्या होती है?
इम्प्रूवमेंट कितनी हो रही है, लिविंग स्टैंडर्ड कितना बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है, जीडीपी कितनी इंक्रीज हो रही है, इससे इनकम बढ़ती है, ना कि बस अपने गोल्ड एंड सिल्वर और कैश अपने रिजर्व बैंक में डाल दो। ये एडम स्मिथ का कहना। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज में क्या होता है, एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू प्रोड्यूस गुड मोर एफिशिएंटली। एक प्रोडक्ट को बना रहे हो, उसको और अच्छे से कैसे बना सकते हो, उसमें ये होती है थ्योरी। एंड कॉस्ट इफेक्ट, मतलब कॉस्ट कम हो और एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, उस प्रोडक्ट की। उस इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कि मतलब एक चीज का आपने पूरा पूरा एडवांटेज उठा लिया। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल प्रोडक्ट्स, ईच कंट्री शुड स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट विच एवर दे आर गुड एट। वो भी बात ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स बनाने से अच्छा ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाओ जो बाकी कंट्रीज हमसे खरीदे, ज्यादा रेट में भी खरीदे, उस प्रोडक्ट में सारा हम अपना चीजें ऐड करें, ठीक है, अपना पूरा एफिशिएंट उसको कर दें। मे बी या तो हो सकता है नेचुरल, हो सकता है या तो नेचुरल, जैसे जैसे कि जो सऊदी अरेबिया की कंट्री, उनके पास ऑयल नेचुरली होता ही है, तो वो उनके पास एक एडवांटेज हो गया, ज्योग्राफिकल एडवांटेज हो गया, एग्रो क्लाइमेटिक एडवांटेज, या फिर कोई एक इनोवेशन कुछ करे जो कि जिसको वो पेटेंट ले ले और जो बाकी कंट्रीज को उनसे खरीदना पड़े वो चीज, ठीक है, ये हो गया। तो एग्जाम्पल, अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेटिवली चीप लेबर इस टू इंडियाज एज इन एक्सपोर्ट ऑफ लेबर। ठीक है, इंडिया लेबर भी एक्सपोर्ट करता है, जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं ना दुबई में काम करने के लिए, ये सब तो चीप लेबर इंडिया करता है एक्सपोर्ट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉर ईच कंट्री अलग अलग होती है डिपेंडिंग ऑन देयर प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या है उसकी, उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, इसको एडवांटेज, इस ये हर एक कंट्री इसका एडवांटेज लेती है अपना अपना। अब ये एग्जाम्पल है, देखो ये एग्जाम्पल आपका होमवर्क है, इसको रीड करना, इसको रीड करना अच्छे से, ये बहुत सिंपल है, वो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रीड करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसमें आपको क्या समझ में आया, इस एग्जाम्पल को पढ़ के क्या समझ में आया, कमेंट सेक्शन में बताइए। और नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर से ये एग्जाम्पल समझा दूंगी अपनी कोई भी नेक्स्ट वीडियो में या कोई भी शॉर्ट्स में, कोई भी उसमें, ठीक है। मेरा आपसे ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि इसको, ये मैं एक होमवर्क दे रही हूँ आपको पहली बार, ठीक है, तो इसको पढ़िए और इसको मुझे समझाइए और एक्सप्लेन करिए कि ये क्या बोलना चाह रहा है ये एग्जाम्पल, और अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। इसको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करती हूँ। इसमें क्या है, मेक सेंस दैट फॉर अ कंट्री टू स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स दैट इट कैन प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली। एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है, ये कुछ 3 4 5 गुड्स अच्छे से, बहुत अच्छे से बना सकती है जो कंट्री बी या कंट्री सी या कंट्री डी नहीं बना पा रही, ठीक है, समझना इसको। तो ये वही गुड्स बनाए जो ये अच्छे से बना सकती हैं, और जो गुड्स ये अच्छे से नहीं बना सकती वो ये दूसरी दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट कर ले, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव कॉस्ट बोलते हैं, कि कॉस्ट कम लगे। ये इस थ्योरी ये कहना चाह रही है बेसिकली। और जिस गुड्स को बनाने में ये कंट्रीज अच्छी हैं, बी किसी और गुड्स को बनाने में अच्छी होगी, सी किसी और गुड्स को बनाने में अच्छी होगी, ठीक है, तो जो जो ये बनाने में अच्छी हैं ये सारे गुड्स ये इंपोर्ट कर ले, और ये ए कंट्री जो बनाने में अच्छी है वो एक्सपोर्ट कर दे, ठीक है। इसको बोलते हैं कंपैरेटिव कॉस्ट, ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है, मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जगह पे आपको एग्जांपल देके समझा दिया। मेक सेंस फॉर अ कंट्री टू स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स, जो अच्छे से बना सकती है उसको ही और अच्छे से बनाए, और वो जो गुड्स अच्छे से नहीं बना पा रही है उसको बाय खरीद ले दूसरी कंट्रीज, इवन इफ इट सीम्स बाइंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज दैट कुड प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली इटसेल्फ, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉस्ट कम करके अपनी कंपैरेटिवली कॉस्ट को अपना अपने एडवांटेज में लेके आना, ठीक है, ये थ्योरी ये कहना चाह रही है, ठीक है। Thus, according to theory, what each country will export and what it will import, क्या किस पर डिपेंड करता है, लेबर कॉस्ट पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि एक प्रोडक्ट वो एक गुड्स बना रही हो, ठीक है, कोई एक गुड्स बना रही है एक कंट्री ए, लेकिन उसमें उसको लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है, तो वो क्या करेगी, वो इस गुड्स को बनाने की जगह पे इस गुड्स को इंपोर्ट कर लेगी, तो उसको इसके लिए इंपोर्ट करना ज्यादा ही सही रहेगा रादर देन उसको अपनी कंट्री में बनाओ। ये किस पे फोकस कर रही है, लेबर कॉस्ट पे फोकस कर रही है ये वाली थ्योरी, इसलिए इसको बोला गया है कि कंपैरेटिव एनालिसिस करे और कंपैरेटिव कॉस्ट देख के वो अपना डिसाइड करे कि उसको क्या इंपोर्ट करना है, क्या उसको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी में क्या बोल रहे हैं, हेक्सर एंड ओलिन ने डेवलप करी है ये।
नाम याद रहे तो अच्छा ही है। एक्सप्लेन किया रीजन फॉर डिफरेंस इन रिलेटिव कमोडिटी प्राइस एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्या है बिटवीन टू नेशन। इसके अकॉर्डिंग क्या है, नेशन विल एक्सपोर्ट द कमोडिटी हुज प्रोडक्शन रिक्वायर इंटेंसिव यूज ऑफ नेशंस रिलेटिवली अबंड। जो नेशन के पास बहुत अबंडेंट में है, बहुत चीपली मिल रहा है, उसको उन ऐसे गुड्स को प्रोडक्शन करेगी कंट्री, और जो दूसरे कंट्रीज के पास नहीं है ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करेगी एट, और इंपोर्ट ऐसी कमोडिटीज करेंगी जहां पे नेशन के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है, इतने फैक्टरी नहीं है जो वो बना पाए, बल्क में बना पाए उस चीज को। ठीक है, तो ये थ्योरी कैसे 3 स्टेजेस में एक्सप्लेन होती है। जैसे बेसिस ऑफ ट्रेड लाइज इन द डिफरेंस बिटवीन फाइनल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, की फाइनल प्राइस निकल के क्या आ रही है। अगर फाइनल प्राइस प्रोड्यूस होने के बाद निकल के ज्यादा आ रही है, तो अगर इंपोर्ट करने में वही प्राइस कम आ रही है तो हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे उसी चीज को। कंट्री कैन प्रोड्यूस कमोडिटी मोर चीपली बाय मैचिंग इट्स अबंडेंट फैक्टर, जो फैक्टर उसके पास बहुत ज्यादा अबंडेंस में है उसको एक्सपोर्ट करे, और जो एक अबंडेंस में नहीं है उसको इंपोर्ट कर ले। बेसिकली ये थ्योरी ये बताना चाहती है। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल है, दो कंट्रीज है, कंट्री ए है कंट्री बी है। कंट्री ए के पास कैपिटल अबंडेंट है और लेबर कम है, मतलब पैसा तो बहुत है लेकिन लेबर कम है। कंट्री बी के पास लेबर बहुत ज्यादा है, कैपिटल कम है, ठीक है, पैसा नहीं है। तो कंट्री ए क्या करेगी, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का प्रोड्यूस करेगी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, जिसमें कि लेबर कम हो, मशीनरी ज्यादा हो, कंपेरेटिवली चीपर। वाइल कंट्री बी क्या करेगी, लेबर इंटेंसिव गुड्स का ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, जिसमें लेबर काम करती हो ऐसे गुड्स का प्रोड्यूस ज्यादा करेगी कंट्री बी। ठीक है, कंट्री ए पजेस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ द प्रोडक्शन। कंट्री ए के पास क्या एडवांटेज है, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का, और कंट्री बी के पास एडवांटेज है लेबर इंटेंसिव गुड्स का। तो वह ना कंट्री लाइक ए एक्सपोर्ट करेगी कैपिटल गुड्स बी को, तो फिर इट मींस कंट्री ए इज इनडायरेक्टली एक्सपोर्टिंग हर अबंडेंट चीप फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। ठीक है, कंट्री ए क्या कर रही है, अपना कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बेच रही है बी को, और बी बेच रही है लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट ए को। तो दोनों में जिसके पास जो ज्यादा है वो आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं अपने अपने प्रोडक्ट। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं इसमें। अजम्पशन क्या है फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी के, परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए बोथ द प्रोडक्ट में, ठीक है, ऑफ ईच कंट्री। ये अज्यूम करना पड़ेगा, ये हमेशा होता नहीं। फैक्टर मोबिलिटी कंप्लीट होनी चाहिए, इजीली मोबिलिटी हो जाए, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो चीजें हैं आइडेंटिकल होमोजीनियस होनी चाहिए, एक जैसे प्रोडक्ट होने चाहिए क्वालिटेटिवली। ठीक है, फैक्टर फिक्स होनी चाहिए, फुली एम्प्लॉयड होनी चाहिए, रिटर्न टू स्केल होना चाहिए, ट्रेड फ्री होना चाहिए, कॉस्टलेस होना चाहिए। ये तो बहुत मुश्किल है ट्रेड फ्री और कॉस्टलेस हो, इसलिए अज्यूम कर रहे हैं हम लोग। फिजिकल अमाउंट ऑफ ईच प्रोडक्टिव फैक्टर जो है वो डिफरेंट और कैन मेजर होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। टेक्निक्स एक जैसी होनी चाहिए, क्या ये पॉसिबल है कि हर प्रोडक्ट को बनाने की टेक्निक सेम हो। और गुड्स जो है वो फैक्टर इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई होनी चाहिए, क्लासिफाई होनी चाहिए। तो ये अजम्पशन है इस थ्योरी के। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बन सकता है, एग्जाम में 3 अजम्पशन दे दिए, ये थ्योरी बोल दी, 3 अजम्पशन दे दिए, या 4-5 अजम्पशन दे दिए और वैसा बोला बताओ इसमें से 1 2 3 4 कौन सा है। तो ये इसलिए आपको याद करना पड़ेगा कि अजम्पशन क्या क्या थे। कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर कि अजम्पशन क्या क्या थे बता दो, इसमें से कौन सा अजम्पशन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए ये सब चीजें याद करनी पड़ती है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, गवर्नमेंट का क्या इंटरवेंशन रहता है, तो गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरवेंशन रहता है वैसे तो पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव रहते हैं। बैरियर ऑफन क्रिएटेड टू बेनिफिट स्पेसिफिक इंटरेस्ट ग्रुप। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं फॉर गवर्नमेंट, क्यों किया जाता है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, इसलिए भी ताकि इलीगल चीजों को प्रोटेक्ट किए, मतलब प्रोटेक्ट करा जा सके कि इलीगल चीजें ना हो। सोशल वेलफेयर होना चाहिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से, इंटरनेशनल बिजनेस से, ना कि सिर्फ एक ही का फायदा हो। मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, मतलब बड़े इकोनॉमिक, जैसे नेशनल गवर्नमेंट नेशनल इनकम को इंक्रीज हो, ऐसी चीजें हम लोग करें, जीडीपी इंक्रीज हो, ये सब चीजें इंक्रीज हो, ग्रोथ हो कंट्री की, इस सब इसके लिए होना चाहिए इंटरनेशनल बिजनेस। सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इसमें होते हैं, गवर्नमेंट इसमें भी इंटरवीन कर सकती है। प्रमोट अ रेंज ऑफ सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, मोटिवेट करने के लिए कि फेयरनेस रहे, इनजस्टिस ना रहे, सबको मौका मिले। अदर ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकती है कि इंटरवीन फॉर अदर रीजन, जैसे कि नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी इंटरेस्ट रहता है, ठीक है, ये सब चीजें नेशनल प्रेस्टीज को भी मेंटेन करने के लिए। ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं,
ये रिस्ट्रिक्शन होते हैं जो इम्पोज कर किए जाते हैं गुड्स बिटवीन दूसरी कंट्रीज से ट्रेड करने के बीच में जो बैरियर्स होते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड बैरियर्स। मेजर पर्पज टू प्रोड्यूस डोमेस्टिक गुड्स देन एक्सपोर्ट। द मेजर पर्पज ऑफ ट्रेड बैरियर इज टू प्रमोट डोमेस्टिक गुड्स। ठीक है, मेजर पर्पज क्या होता है कि अपनी कंट्री में बनाने की कोशिश करो, ये इसका होता है मेजर। ठीक है, इसको दो तरीकों में डिवाइड कर सकते हैं, दो में नहीं मतलब डिवाइड कर सकते हैं। टैरिफ बैरियर्स होते हैं। टैरिफ जैसे आपको पता ही होगा, ट्रम्प जी ने अभी टैरिफ बहुत इंक्रीज करा था यूएस में। टैरिफ मतलब टैक्स से होती है, ड्यूटी होती है। टैक्स बैरियर्स होते हैं या फिर मॉनेटरी बैरियर्स होती है जो इंटरनेशनली जो गुड्स जैसे यूएस के अंदर जो भी बाहर से गुड्स आ रहे हैं उस पर टैक्स लगा दिया ताकि लोग यूएस में एक्सपोर्ट ही ना कर पाए। जैसे इंडिया का कोई इंसान है, वो यूएस में अपने गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है, तो टैरिफ मतलब टैक्स। उन गुड्स पे इतना सारा टैक्स लगा दिया कि इंडिया का ये जो बंदा है ये मना कर देगा कि अब मैं यूएस में अपने गुड्स नहीं बेच रहा क्योंकि मेरे को बहुत महंगे पड़ रहे हैं, मेरे को टैक्स बहुत देना पड़ रहा है। इसलिए उसने जो उन्होंने जो ये है ट्रम्प भाई साहब, उन्होंने टैक्स जो ये है टैरिफ बहुत बढ़ा दिया ताकि बाहर की कंट्रीज यूएस में ट्रेड ही ना कर पाए, यूएस ही सब में ट्रेड करे। ठीक है, ये है। तो मेजर टैरिफ बैरियर्स इंक्लूड्स स्पेसिफिक ड्यूटी होती है बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है गुड्स का फिक्स्ड अमाउंट होता है जो ईच यूनिट ऑफ इम्पोर्ट गुड्स पे लगता है। एड वैलोरम टैरिफ क्या होता है, लैटिन वर्ड है ये, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, जितनी वैल्यू है गुड्स की उसके हिसाब से टैक्स लग जाएगा। कंबाइंड ड्यूटी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफिक एंड एड वैलोरम ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट। एक एक प्रोडक्ट पे कितना आ रहा है वो। स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी, ड्यूटी विच वेरीज अलोंग विद द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज नोन एज स्लाइडिंग। ठीक है, जैसे प्राइस चेंज हो जाएगा वैसे ये ड्यूटी भी चेंज हो जाएगी। आर कन्फाइंड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड देयर प्राइसेस फ्रीक्वेंटली, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की प्राइस फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है। ठीक है, इसलिए ये ड्यूटी भी चेंज होती रहती है इसका अमाउंट। प्रोटेक्टिव टैरिफ होता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसा टैरिफ लगाया ही जाता है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री इंप्रूव हो, इंटरनेट हम लोग कम से कम इंपोर्ट करें, वो वाली चीज। दूसरे होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। Barriers other than tariffs are known as NTBs, non-tariff barriers, meant for constructing barriers to the free flow of goods. ठीक है, ये प्राइस को इफेक्ट नहीं करते, इट इफेक्ट्स द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड्स। मेजर नॉन टैरिफ कौन से होते हैं, लाइसेंस। ठीक है, इस लाइसेंस लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट लाइसेंस ग्रांट करेगी कि आप गुड्स बेचने के एलिजिबल हो भी कि नहीं। वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स, टाइप्स ऑफ बैरियर्स क्रिएटेड बाय एक्सपोर्टिंग कंट्री, मतलब जो एक्सपोर्ट कर रही है rather than the importing one। ठीक है, यूजुअली रिक्वेस्ट ऑन लेविड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट कंपनीज। कोटास तो आपने सुना होगा कि कंट्री में फिक्स इन एडवांस कि इतना ही आप इंपोर्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। एक गिवन जैसे एक साल में इतना इंपोर्ट करो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। प्रोडक्ट स्टैंडर्ड में क्या है, इसमें प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड पे ये अगर स्टैंडर्ड मीट नहीं किए तो कुछ रिजेक्ट कर देंगे। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन होंगे, इंपोर्टर हैज टू इंश्योर दैट एडुकेट फॉरेन एक्सचेंज इज अवेलेबल। ठीक है, फॉर इम्पोर्टेंट गुड्स क्लियरेंस मिलना चाहिए एक्सचेंज कंट्रोल अथॉरिटीज से, ये सब चीजें होती है। गुड्स क्लियर होनी चाहिए ना, कोई इलीगल चीज ना आ जाए वो करने देखने के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसका क्या मतलब होता है, ये रिफर्स टू होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे ही लगती है ये, तो इसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी भी बोला जाता है। इसमें जैसे रिस्ट्रिक्टिव इम्पोर्ट पॉलिसी लगा दी है, हैज बीन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, देन इट विल प्रिवेंट द डोमेस्टिक यूनिट्स फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। कि अगर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है पॉलिसी, वो हेल्प करेगी डोमेस्टिक ट्रेडर्स को। ठीक है, और बहुत ज्यादा लीनियंट मतलब लीनियंट है अगर पॉलिसी, तो वो बाहर के इंटरनेशनल ट्रेड को फेवर करेगी। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसके, प्राइमरी पर्पस इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट earning of the foreign but to simulation of greater economic activity. It emphasizes on double percentage share of global market within the next 5 years। ठीक है, ये और ग्लोबल मार्केट इंक्रीज हो जाएगा। एक्ट्स एज इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ में ये हेल्प करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करता है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, अब इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या कहती है वो डिस्कशन कर रहे हैं 2015 से 20 तक। एफटीपी, ठीक है,
किसने अनवेल की थी ये? निर्मला सीतारमन जी ने। ठीक है, 1 अप्रैल 2015 को। इसके कुछ हाइलाइट्स हैं। अब हाइलाइट्स यू शुड आपको याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर इंक्रीज करना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एज वेल एज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, वैल्यू एडिशन हो कंट्री में। और मेक इन इंडिया प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किए थे, तब से ही आपने सुना होगा मेक इन इंडिया। बहुत सारे स्टार्टअप उसके बाद बड़े थे इंडिया के अंदर। पॉलिसी एम टू इनेबल इंडिया टू रिस्पॉन्ड चैलेंजेस, क्या जो भी आ रहे हैं इंटरनेशनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट में। एक ठीक है, इवॉल्व करना इंटरनेशनल ट्रेडिंग आर्किटेक्चर को। तो जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और डेवलपमेंट होगा इंडिया का। ड्यूटी क्रेडिट्स इशूड अंडर MEIS, मतलब मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, एंड SEIS, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम्स। जो भी गुड्स इंपोर्ट है अगेंस्ट दीज स्क्रिप्ट्स आर फुली ट्रांसफरेबल। मेजर्स लिए गए किसके लिए? एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, मतलब हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, इंडिया से एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा बाहर होना चाहिए। तभी तो फॉरेन जो करेंसी है वो इंडिया में आई, जिससे इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट ऑफ, जैसे हैंडलूम प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपोर्ट होते हैं, बुक्स हो गए, लेदर फुटवेयर, टॉयज, कस्टमाइज फैशन गारमेंट्स, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट होती हैं ज्यादा इंडिया से। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा, आई होप आपको। अब बात करते हैं आगे ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन आपने पढ़ा होगा कई बार। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डिफाइन क्या करता है ग्लोबलाइजेशन को? ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड मतलब एक कंट्री दूसरे पे डिपेंड है, दूसरी तीसरे पे, तीसरी पहले पे, चौथी पांचवी, जितने भी कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में, वो एक दूसरे पे डिपेंड है। इसको क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं। बाहर की कंट्रीज आके यहाँ पे बिजनेस करती हैं, उसको ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे। हमारी कंट्री जाके दूसरे कंट्री में बिजनेस करती है, उसको ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे। implies integration of economic of the country with the rest of the world। ठीक है, एक वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज है। ठीक है, आपने सुना होगा ना, वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। तो सिंपल इकोनॉमिक टर्म्स में रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इनटू ह्यूज मार्केट, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? इंटीग्रेशन करना, इकोनॉमी को एक कंट्री से दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जोड़ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल हो, FDI हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयमेंट हो, फैसिलिटीज हो, पूरे ग्लोब में उसको फायदा मिले, पूरे वर्ल्ड को फायदा मिले। फीचर्स क्या होंगे इसके? ओपनिंग एंड प्लानिंग एक्सपांड, बिजनेस को एक्सपैंड करना अपने, न्यू ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट के साथ ग्लोबल ब्रांड बनाना अपना, डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक मार्केट एंड फॉरेन मार्केट को कम करना या इरेज करना, जिससे रैपिड ग्रोथ होनी हो, लोकेट प्रोडक्शन एंड अदर फिजिकल फैसिलिटीज को लोकेट करना, ये सारी चीजें करना नेशनल कंसिडरेशन में जो भी आ रही है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन बिजनेस कब हुआ था ये पढ़ते हैं। आपने सुना होगा कि 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत सारे आए थे, जिसमें 3-4 चीजें हुई थी, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये हुआ था ना। LPG बोलते हैं उसको, LPG रिफॉर्म्स। उस टाइम आपको पता है जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन जी थे। ठीक है, तो उनके उसमें ये आया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जनरली टेकन। ठीक है, यहाँ से निकल के आया है ये ग्लोबलाइजेशन। तो ये क्या चाहते थे कि FDI हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो इंडियन मार्केट में भी। ये सब चीजें लिखी हैं सी, इसमें वही चीज लिखी जो मैं बोल रही हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में क्या आता है, कैसे ग्लोबलाइजेशन से कैसे कनेक्ट करता है ये वो बता रहे हैं। एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट एंड रुपी कन्वर्टेबिलिटी। इकोनॉमी को इंटीग्रेट करने के लिए ग्लोबल इकोनॉमी से, तो कंट्री शुड मेक करेंसी फुली कन्वर्टेबल। ठीक है, ये तो बहुत जरूरी है, कंट्री कन्वर्टेबल होनी चाहिए, इजीली कन्वर्टेबल होनी चाहिए। मेक्स अ 2 स्टेप डाउनवर्ड एडजस्टमेंट 18 to 19% इन एक्सचेंज रेट ऑफ द रूपी 1 और 3 जुलाई को 1991 2 और 92-93 के बजट में इंट्रोड्यूस हुआ था ड्यूअल एक्सचेंज रेट सिस्टम, कि पार्शियल कन्वर्टेबल कर देंगे रुपीज को। 93-94 के बजट में फुली कन्वर्टेबल हो गई, ताकि ट्रेड और अच्छे से हो। ठीक है, पहले कन्वर्ट इतनी आसानी से नहीं होती थी। फिर क्या बोला, फुली कन्वर्टेबल हो गई कब? 1994।